दफन 66। सूरज की पहली किरणें जमीन पर गिर रही थी जब एसीपी मुकेश कंवर अपनी खुली जीप से साइट पर उतरी। शेखावत के जाने के बाद दोनों अभी बाहर ही खड़े थे। उनको देखते मुकेश उनकी तरफ आ जाती है। एसीपी मुकेश कंवर ने गंभीर लहजे में पूछा, तो बताइए प्रोफेसर साहब, अब तक जो हुआ वो सिलसिलेवार सुनना चाहती हूँ। मुकेश की सीधी सपाट बात पर अनिकेत हामी में सर हिलाता उसे एक तरफ आने का संकेत करता है जहां श्रीवास्तव उन्हें आता देख कुर्सियां लगा रहा था। अब वे सभी वहीं बैठ जाते हैं। मुकेश के साथ आया इंस्पेक्टर अनिकेत के सामने बैठा एक फाइल पर नोट्स रखे लिखने लगा था। अनिकेत ने एक गहरी सांस ली और फाइलों पर रखे नोट्स में आंखें घुमाईं, फिर अपनी आवाज थामते हुए बोला, शुरुआत हुई थी माझीपुरवा की खुदाई से। पुरातत्व विभाग ने मुझे वहां के इंस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए बुलाया था। शुरुआत में लगा कि यह भी एक आम प्राचीन स्थल है, लेकिन खुदाई के दौरान जो अवशेष निकले वे किसी नियमित खंडहर से कहीं ज्यादा रहस्यमय थे। दीवारों पर उकेरे पाठ किसी भी ज्ञात लिपि से मेल नहीं खाते थे। और वहीं पहली बार प्रोफेसर हामिद अचानक गायब हो गए। आंखों में संशय लिए हुए मुकेश ने पूछा, और प्रोफेसर हामिद की भांजी माहिरा, उन्होंने कब इस सिलसिले में कदम रखा? अनिकेत ने सर झुकाकर जारी रखा, माहिरा उस वक्त दिल्ली में पढ़ रही थी। जब उसे पता चला कि उनके मामा प्रोफेसर हामिद साइट से लौट नहीं रहे तो वे खोज खबर लेने खुद वहां पहुंची। पर यही वो मोड़ था जब घटनाएं और उलझ गईं। माहिरा यहाँ कुछ दिनों रहीं, फिर अचानक लापता हो गईं। मुकेश की नजरें सख्त हो आईं। अचानक लापता? उस समय साइट पर कौन कौन मौजूद था? उस वक्त अनिकेत ने झट से उत्तर दिया, साइट पर प्रोफेसर साहिल, उनका रिसर्च असिस्टेंट ध्रुव और साइट मैनेजर श्रीवास्तव व नारायण थे। लेकिन जब माहिरा गायब हुई, श्रीवास्तव और नारायण काम से शहर निकल गए थे और साहिल दिल्ली लौट गए। नतीजन सिर्फ ध्रुव वहीं अकेले बचा था। मुकेश ने घूरते हुए कहा, तो आखिरी बार माहिरा को ध्रुव ने ही देखा होगा। अनिकेत ने सिर झुकाया, संभावना तो यही है मैडम, लेकिन जब माहिरा गायब हुई ध्रुव का भी कोई पता नहीं चला। और फिर हफ्तों बाद जब मैं वापस साइट पर लौटा तो मिट्टी के धन से हुए हिस्से से एक ताबूत मिला। उसने एक धीमी सांस ली और आगे बताया, ताबूत के अंदर माहिरा बेहोश मिली, जिंदा थी पर कोमा में। एसीपी मुकेश ने आसपास देखते अब नारायण पर आंखें टिकाती हुए आगे पूछा, नारायण बताओ यहाँ क्या हुआ था? माहिरा कैसी मिली थी? नारायण घबराया पर पेशेवर लहजे में बोला, मैडम वहाँ उस धन से हुए हिस्से की ओर इशारा करते हुए खुदाई के दौरान मिट्टी अचानक धंस गई थी। तभी अचानक एक तेज सरसराहट सी सुनी, जैसे कोई झाड़ियों में सरक रहा हो। मैंने जोर से आवाज लगाई पर कोई जवाब न मिला। मुकेश ने भौहें चढ़ाईं। सरसराहट? इंसान था या जानवर? नारायण ने बेचैनी से गर्दन झटकते हुए कहा, कुछ अंदाजे से ज्यादा इंसानी ही लग रही थी। फिर प्रोफेसर साहब और जॉन सर यहाँ आ गए। उन्होंने देखा कि मिट्टी में एक पुराना ताबूत दबा हुआ था और उसमें माहिरा को बेहोश पाया गया। मेरी समझ में ही नहीं आया कि वो वहाँ कैसे आई और वो जिंदा कैसे बची। एसीपी मुकेश कदम बढ़ाकर खुद उस झुकी मिट्टी के पास खड़ी हुई। उसने घुटनों के बल मिट्टी छुअती हुई सतह को गौर से देखा, फिर नारायण की ओर लौटकर बोली, ताबूत कौन रख सकता है यहाँ? तुमने खुदाई बंद क्यों नहीं करवाई? नारायण ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैडम मजदूर भाग गए थे डर से काम छोड़कर। मुकेश अब अनिकेत की ओर मुड़ती हुई कसी हुई आवाज में कहा, मैं वो ताबूत देखना चाहती हूँ। ताबूत अब वहाँ नहीं है, गायब हो गया। अनिकेत ने सधी हुई आवाज में कहा। मुकेश की भान चढ़ी, ताबूत गायब हो गया? जॉन आगे बढ़कर बोला, हाँ, मिट्टी ताज़ा बिखरी हुई थी पर ताबूत गायब था। वाक्य अधूरा रह गया। मुकेश ने भान सिकोड़ते हुए जल्दी से पूछा, क्या मतलब खुद? प्रोफेसर, क्या आप कहना चाह रहे हैं कि वो ताबूत अपने आप चलकर चला गया? अनिकेत ने गहरी सांस ली, मैं नहीं कह रहा कि वो चलकर चला गया, लेकिन ये भी तय है कि कोई आदमी इतनी जल्दी इतनी सफाई से उसे वहां से हटा नहीं सकता था। उस तहखाने तक पहुंचना ही आसान नहीं। फिर मुकेश ने आगे पूछा, क्या उस ताबूत पर कोई चिन्ह, कोई लेख या फिर कोई खास बनावट थी?
अनिकेत ने तुरंत जवाब दिया, कुछ खास नहीं। मुकेश ने उन्हें गंभीरता से देखा। ठीक है प्रोफेसर साहब, आज से साइट की हर रिपोर्ट मुझ तक सीधे पहुंचेगी। मैं इस केस में हर पहलू जांचूंगी। प्रोफेसर साहब, न इंसान की गलती छूटेगी, न कोई रहस्य। इतना कहकर मुकेश वहां से निकलने लगी। जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, अपने साथ आए इंस्पेक्टर को आवाज लगाकर कहने लगी, दुबे, प्रोफेसर साहिल और ध्रुव का एड्रेस इनसे ले लो। फिर उनके जाते अनिकेत और जॉन के पास नारायण आता हुआ कहने लगा, सर अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अनिकेत उसे देखते हुए कहने लगा, मेरे ख्याल से अब यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, तुम घर चले जाओ। श्रीवास्तव और तुम शहर में ही तो हो, कुछ जरूरत होगी तो बुलवा लेंगे। इसके बाद वो घंटी सा सर हिलाकर वहां से चला जाता है। उसे जाता हुआ अनिकेत देख रहा था। फिर जॉन अनिकेत से कहने लगा, अनिकेत, हाँ बोलो। आगे आगे चलता हुआ अनिकेत कहता है। कॉरिडोर में चलती हवा अब तेज हो चुकी थी। सुबह का सूरज सिर पर चढ़ आया था, लेकिन अनिकेत की आंखों में एक अजीब सी गहराई उतर आई थी। जॉन उसकी ओर तीखी नजरों से देख रहा था। उसने झुंझलाते हुए कहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुमने सबको भेज दिया तो अब हम क्या करेंगे? मतलब, उस लाइब्रेरी में जाकर हमें खुद पता करना चाहिए था और तुमने शेखावत को भेज दिया। तुम कुछ और सोच रहे हो क्या? वो कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, हाँ मैं कुछ और सोच रहा हूँ, और शायद वो सबसे अलग है, सबसे खतरनाक भी। जॉन की भौहें सिकुड़ गईं। खतरनाक? अनिकेत ने बहुत ठहर कर उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर अब वो भाव था जो किसी ऐसे इंसान में होता है जो किसी गहरे निर्णय पर पहुंच चुका हो। जॉन, अब तक हम सिर्फ सुरागों के पीछे भाग रहे थे, ताबूत, खुदाई, माहिरा, प्रोफेसर हामिद, ध्रुव, लेकिन एक बात अब साफ हो गई है, हम सिर्फ सतह पर हैं, और जो असली रहस्य है वो हमारे भीतर नहीं बल्कि उसके उस पार है। उस पार? जॉन ने अनजान सी नजरों से कहा। अनिकेत ने जेब से धातु की प्लेट निकाली, उसमें चिन्ह दिखाते हुए कहा, ये चिन्ह वहां भी था, इसलिए मैं आज रात उसी रास्ते से नीचे वापस जाऊंगा। अब सच को करीब से जानने का वक्त आ गया है। तुम पागल हो गए हो क्या? जॉन एकदम से उसके सामने आ खड़ा हुआ। कल रात क्या नहीं देखा तुमने? उस परछाई को, नारायण की हालत, तुम्हें अंदाजा है वहां क्या है? अनिकेत की आवाज अब बेहद धीमी मगर पत्थर जैसी ठोस थी। जानता हूँ, लेकिन जितना डर तुम्हें है उससे ज्यादा सच्चाई वहां है, और मैं इस बार वहां अकेला जाना चाहता हूँ। जॉन अवाक रह गया। तुम्हारा मतलब है बिना किसी को साथ लिए तुम उस तहखाने में फिर उतरोगे? अनिकेत ने बस एक बात कही, जिसे डर नहीं सिर्फ समझ है, वही उस दरवाजे को देख सकता है, और मुझे लगता है अब उस आवाज ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया है। जॉन, शायद यही मेरी कहानी का अगला पन्ना है। जॉन अब कुछ कह नहीं सका। क्या अनिकेत सच में अकेले उस रहस्यमय तहखाने में लौटेगा? क्या वो वही है जिसे अब उस अज्ञात शक्ति ने बुलाया है? पढ़े अगले पाठ में। कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा करना न भूलें। धन्यवाद।